आज बच्चों हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो है रेस्पिरेशन या श्वसन, जो कि प्लांट फिजियोलॉजी सेकंड का एक टॉपिक है रेस्पिरेशन, जिससे 100% एक बड़ा क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, पहले हमने थोड़ा सा चर्चा की थी प्रकाश संश्लेषण की, आज हम किसकी चर्चा करेंगे? श्वसन की। देखो बच्चों, श्वसन क्या है? अधिकतर बच्चों के दिमाग में रहता है कि श्वास को भीतर लेना और बाहर निकालना, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन। नहीं, केवल यही श्वसन नहीं है। श्वसन के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचती है, और वहां पर पहुंचने के बाद वहां पर जो भोजन है उस भोजन का वो ऑक्सीकरण करती है, और ऑक्सीकरण करने के बाद वहां पर क्या मुक्त होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। श्वसन सजीवों का एक महत्वपूर्ण गुण है। जो भी सजीव कोशिका है उसके लिए श्वसन आवश्यक है, चाहे वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो और चाहे वह श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो। तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन की परिभाषा क्या है। तो देखिए श्वसन एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? जैव रासायनिक अभिक्रिया, जिसके अंदर जो कार्बनिक जटिल पदार्थ होते हैं, कैसे पदार्थ होते हैं बच्चों? कार्बनिक जटिल पदार्थ, कार्बनिक जटिल पदार्थ, इनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन की एब्सेंस में CO2, जल और ऊर्जा में विघटित कर दिया जाता है। यानी श्वसन क्या हो गया? श्वसन एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसके अंतर्गत कार्बनिक जटिल पदार्थों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में या अनुपस्थिति में CO2, जल और ऊर्जा में विघटित कर दिया जाता है। तो मेन एम या उद्देश्य क्या हो गया? ऊर्जा। यानी श्वसन के द्वारा हमको क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। एक मेन बात बच्चों, भाई हम खाना खा रहे हैं, खाना खाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है? ऊर्जा प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? ऊर्जा। क्योंकि यह भोजन पाचन के बाद और अवशोषण के बाद कहाँ पहुंचता है? हमारी कोशिकाओं में, और कोशिकाओं में जाकर इसका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, क्योंकि हमारे अंदर ऑक्सीश्वसन होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और उस ऑक्सीकरण के बाद हमको क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। अब यह श्वसन बच्चों दो प्रकार का है। कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। श्वसन एक जटिल जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसके अंतर्गत कार्बनिक जटिल पदार्थों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अथवा अनुपस्थिति में CO2, जल और ऊर्जा में क्या कर दिया जाता है? विघटित कर दिया जाता है। श्वसन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक तो होता है ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन, और दूसरा होता है अनॉक्सी श्वसन। इस ऑक्सी श्वसन को हम वायवीय श्वसन के नाम से भी जानते हैं, वायवीय श्वसन। और इस अनॉक्सी श्वसन को हम अवायवीय श्वसन के नाम से भी जानते हैं। ऑक्सी श्वसन किसकी उपस्थिति में होगा? नाम से पता लग रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति यहां पर क्या होती है? अनिवार्य होती है, जबकि यहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। यहां पर होने वाला श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। साधारणतः जो भी जीवित कोशिकाएं होती है उनके अंदर ऑक्सी श्वसन होता है या वायवीय श्वसन होता है, परंतु कुछ जीवित कोशिकाओं के अंदर अनाक्सी श्वसन भी पाया जाता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जैसे हमारी मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों के अंदर कौन सा श्वसन पाया जाता है? अनाक्सी श्वसन। परंतु हमारे शरीर की जो और कोशिकाएं हैं सारी, उनके अंदर कौन सा श्वसन पाया जाता है? ऑक्सी श्वसन पाया जाता है। तो श्वसन क्या है? वापस रिवाइज कर रहा हूं, एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कार्बनिक जटिल पदार्थों को ऑक्सीजन की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के अंदर CO2, जल और ऊर्जा में ब्रेक कर दिया जाता है। दूसरी बात, इस श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऊर्जा मुक्त करना। क्या मुक्त करना बच्चों? ऊर्जा।
तीसरी बात, श्वसन कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। एक हो गया आक्सीय श्वसन या वायवीय श्वसन और दूसरा हो गया अनाक्सीय श्वसन या अवायवीय श्वसन। आक्सीय श्वसन किसकी उपस्थिति में होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और अनाक्सीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। अब देखिए सामने, जैसे मैंने आपको श्वसन की डेफिनेशन बताई थोड़ी देर पहले, श्वसन के अंदर जटिल कार्बनिक पदार्थ, इसको सब बच्चे जानते हैं, ये ग्लूकोज है, शर्करा। क्या है ये? शर्करा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन ऑक्सीय श्वसन कहलाता है। तो यहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति है, तो ये ऑक्सीजन इस शर्करा को विघटित करती है या इसको ऑक्सीकृत करती है 6 CO2 के अणुओं में। यहां पर भी अपन 6 लगा देते हैं, इसको संतुलित करेंगे जब 6 जल के अणुओं में और साथ में क्या मुक्त होती? ऊर्जा। और एक ग्लूकोज के अणु से 686 किलो कैलोरी हमको क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। तो C6H12O6 प्लस 6O2 6CO2 प्लस 6H2 6H2। अब देखिए संतुलित है, अब हम देख लेते हैं। कार्बन के यहाँ पे 6 अणु हैं, यहाँ पर कार्बन के कितने अणु हैं? 12। और यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने हैं? 12। यहाँ पर 12 हो गए। यहाँ पर ऑक्सीजन के 6 और 6 दूनी 12, यहाँ पर 6 दूनी 12 और 6 कितने हो गए? 18। कार्बन यहाँ पर 6 ही है बिल्कुल। तो अपना समीकरण क्या हो गया? संतुलित। तो C6H12O6 प्लस 6O2 इजिकल टू 6CO2 प्लस 6H2O इजिकल टू 686 किलो कैलोरी ऊर्जा। तो हमारा मेन एम क्या था? श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? ऊर्जा प्राप्त करना। अब हम जब बात करते हैं अनाक्सीय श्वसन की या अवायवीय श्वसन की, यहां पर ग्लूकोज का विघटन तो अब हम बात करें अनाक्सीय श्वसन या अवायवीय श्वसन की, तो यहां पर हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये किसकी अनुपस्थिति में होगा? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इस ग्लूकोज के अणु का अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा और इसके फलस्वरूप हमारे पास एक तो बनेगा अल्कोहल, एक कार्बन डाइऑक्साइड, और हमको जो ऊर्जा प्राप्त होगी वो 56 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होगी। कितनी प्राप्त होगी? 56 किलो कैलोरी। तो बच्चों हम क्या देख रहे हैं? ऑक्सीय श्वसन के अंदर हमको एक ग्लूकोज के अणु से 686 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रही है, जबकि अनऑक्सीय श्वसन में हमको एक ग्लूकोज के अणु से मात्र 56 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रही है। यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन की क्रिया हो रही है और यहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन की क्रिया हो रही है। यहाँ पर ग्लूकोज आपको कहीं भी अल्कोहल नहीं दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर अपने को एथिल अल्कोहल प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर 686 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है, पर यहाँ पर हमको 56 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रही है। 56 किलो कैलोरी हमें यहाँ पर ऊर्जा प्राप्त हो रही है। 56 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो अनाक्सीय श्वसन में प्राप्त होने वाली ऊर्जा का मान क्या है बच्चों? कम है, जबकि ऑक्सीय श्वसन में प्राप्त होने वाली ऊर्जा का मान क्या है? ज्यादा है। तो हमने यहां से शुरू किया टॉपिक हमारा। श्वसन क्या है? श्वसन एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कार्बनिक जटिल पदार्थ, क्या बच्चों? कार्बनिक जटिल पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और किसका निर्माण करते हैं? ऊर्जा का। यानी श्वसन का हमारा मुख्य उद्देश्य क्या हो गया? ऊर्जा प्राप्त करना। श्वसन कितने प्रकार का है बच्चों? 2 प्रकार का। एक ऑक्सीय श्वसन या वायवीय श्वसन और दूसरा है अनाक्सीय श्वसन या अवायवीय श्वसन। ऑक्सीय श्वसन के फलस्वरूप ग्लूकोज का पूर्णाक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है। मेन बात यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और उसके फलस्वरूप हमको 686 किलो कैलोरी क्या प्राप्त हो रही है? ऊर्जा प्राप्त हो रही है। अनाक्सीय श्वसन की बात करें हम, अनाक्सीय श्वसन के अंदर एक ग्लूकोज के अणु का अपूर्ण ऑक्सीकरण, यहां पर हो रहा है पूर्ण ऑक्सीकरण, पूर्ण ऑक्सीकरण, जबकि यहां पर ग्लूकोज का हो रहा है अपूर्ण ऑक्सीकरण, अपूर्ण ऑक्सीकरण।
ठीक है, यहां पर ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है, एल्कोहल बन रहा है, CO2 बन रहा है, साथ में कितने किलो कैलोरी ऊर्जा बन रही है, 56 किलो कैलोरी। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, श्वसन किसे कहते हैं, हमको लिखना है श्वसन एक जटिल जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कार्बनिक जटिल पदार्थों का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या उपस्थिति में विघटन होता है, जिसके फलस्वरूप CO2 जल और ऊर्जा प्राप्त होती है। क्वेश्चन आएगा श्वसन कितने प्रकार का, श्वसन 2 प्रकार का, एक तो ऑक्सी श्वसन और दूसरा अनाक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन किसकी उपस्थिति में होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जिसके फलस्वरूप कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी, 686 किलो कैलोरी। अनाक्सी श्वसन C6H12O6 ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा और जिसके फलस्वरूप हमको 56 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। बच्चों, मैंने आपको बताया कि श्वसन सजीवों का महत्वपूर्ण गुण है, यानी श्वसन पादप कोशिकाओं में भी पाया जाता है और श्वसन जंतु कोशिका में भी पाया जाता है, पर हम पादपों में श्वसन यहां पर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, पादपों में श्वसन। तो मुख्यतः जो अंकुरित बीज हैं, अंकुरित बीज हैं, मांसल फल हैं, इन फलों के अंदर अनाक्सी श्वसन पाया जाता है। कौन सा श्वसन पाया जाता है, अनाक्सी। जबकि और सभी पादप कोशिकाओं के अंदर सामान्यतः कौन सा श्वसन पाया जाता है, ऑक्सी श्वसन। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्रियाधार। क्रियाधार या क्रियाकारक। पहले तो बच्चों हमें पता होना चाहिए क्रियाधार क्या है। क्रियाधार वे अभिकारक हैं जो कि अभिक्रिया में भाग लेते हैं और उत्पाद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जैसे हमने एक अभिक्रिया लिखी A+B = C+D। यहां पर A+B क्या है, क्रियाधार, जबकि C+D क्या है, उत्पाद या क्रियाफल। उत्पाद या क्रियाफल। और A+B क्या हो गए, क्रियाधार। ये क्रियाधार है या क्रियाकारक है और C+D क्या है, उत्पाद या क्रियाफल। अब हम किस में बात कर रहे हैं, श्वसन में क्रियाधार। श्वसन में क्रियाधार के रूप में 3 जैव अणु काम आते हैं। एक तो होता है कार्बोहाइड्रेट, जो हमने अभी नीचे देखा, C6H12O6 शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा क्रियाधार काम में आता है प्रोटीन, और तीसरा क्रियाधार काम में आता है वसा। तो यहां पर कुल 3 प्रकार के क्रियाधार काम आते हैं। जब क्रियाधार के रूप में श्वसन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट या शर्करा का प्रयोग होता है तो इस प्रकार के श्वसन को हम प्लावी श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लावी श्वसन। क्वेश्चन आएगा प्लावी श्वसन क्या है। यदि श्वसन क्रिया में क्रियाधार या क्रियाकारक के रूप में कार्बोहाइड्रेट या शर्करा का उपयोग होता है तो इस प्रकार के श्वसन को हम प्लावी श्वसन कहते हैं। जबकि प्रोटीन का उपयोग यदि क्रियाधार के रूप में होता है तो इस प्रकार के श्वसन को हम जीव द्रव्य श्वसन कहते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन क्या कहते हैं, जीव द्रव्यी श्वसन। यदि कार्बोहाइड्रेट का यूज हो रहा है तो हम इसे क्या बोलेंगे, प्लावी श्वसन। और हम प्रोटीन का यूज हो रहा है श्वसन क्रिया में तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीव द्रव्य श्वसन। तो आपको ध्यान रखना है क्रियाधार क्या है। क्रियाधार वे कारक हैं जिनके द्वारा हमें उत्पाद प्राप्त होता है। श्वसन क्रिया में क्रियाधार के रूप में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपयोग होता है। कार्बोहाइड्रेट का यदि श्वसन क्रिया में उपयोग हो रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्लावी श्वसन। क्या बोलेंगे, प्लावी। यदि प्रोटीन का उपयोग हो रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, जीव द्रव्यी श्वसन। तो क्रियाधार के रूप में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन 3 जैव अणुओं का मुख्यतः उपयोग होता है। अब बच्चों थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा करी थी कि श्वसन कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का। एक तो ऑक्सी श्वसन जो किसकी उपस्थिति में हो रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जिसके फलस्वरूप कितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है, 686
किलो कैलोरी। दूसरा कौन सा श्वसन होता है? अनाक्षी श्वसन, जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और जिसके फलस्वरूप हमको कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 56 किलो कैलोरी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है और अनॉक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है, परंतु इसके अलावा भी इसमें कई अंतर पाए जाते हैं। क्वेश्चन आएगा बच्चों, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में क्या अंतर है? तो पहला अंतर तो आपको दिखाई दे रहा है, इसके अलावा आपको और अंतर क्या दिखाई दे रहे हैं? देखो, ऑक्सी श्वसन में एक ग्लूकोज के अणु से 686 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रही है। कितनी प्राप्त हो रही है? 686 किलो कैलोरी। इसको अपन एटीपी के रूप में लिखें तो 38 एटीपी हमको क्या प्राप्त हो रही है? ऊर्जा प्राप्त हो रही है। जबकि अनाक्षी श्वसन में मात्र हमको 56 किलो कैलोरी अर्थात 2 एटीपी के बराबर ही ऊर्जा प्राप्त हो रही है। यानी कि ऑक्सी श्वसन में ऊर्जा का मान क्या है? ज्यादा, जबकि अनॉक्सी श्वसन में ऊर्जा का मान क्या है? कम। दूसरी बात, ऑक्सी श्वसन के अंदर एल्कोहल नहीं बन रहा है, एल्कोहल का उपयोग नहीं हो रहा है, एल्कोहल नहीं बन रहा है, जबकि अनाक्षी श्वसन के अंदर हमको क्या प्राप्त हो रहा है? एल्कोहल प्राप्त हो रहा है। पादप कोशिका की बात करें तो अंकुरित बीजों में और मांसल फल में इनके अंदर अनाक्षी श्वसन पाया जाता है। इसके अतिरिक्त पादप की प्रत्येक कोशिका के अंदर कौन सा श्वसन पाया जाता है? ऑक्सी श्वसन पाया जाता है। हाँ बच्चों, अगला टॉपिक है हमारा ऑक्सी श्वसन व अनाक्षी श्वसन में संबंध। इसके अंतर्गत अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि जो ऑक्सी श्वसन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अनाक्षी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। हमने यहाँ पर ग्लूकोज का एक अणु लिया। अब ग्लूकोज के अणु का एक अणु ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस के द्वारा सबसे पहले किसमें कन्वर्ट होता है? पायरुविक अम्ल में। किसमें कन्वर्ट होता है? पायरुविक अम्ल में। अब यहाँ पर चाहे ऑक्सी श्वसन हो चाहे अनाक्षी श्वसन हो, दोनों के अंदर ये प्रक्रिया होगी ही होगी और ग्लूकोज का एक अणु पायरुविक अम्ल में कन्वर्ट होगा ही होगा। और यह अभिक्रिया कहां पर संपन्न होगी? कोशिका के कोशिका द्रव्य में। क्वेश्चन आता है, ग्लाइकोलिसिस अभिक्रिया कोशिका में कहां संपन्न होती है? तो हमारा आंसर आएगा कोशिका द्रव्य। दूसरी बात, क्वेश्चन आता है कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो कि ऑक्सी श्वसन व अनाक्षी श्वसन दोनों के अंदर कॉमन होती है? तो हमारा आंसर क्या आएगा? ग्लाइकोलिसिस। क्या आंसर आएगा बच्चों? ग्लाइकोलिसिस। उसके बाद ये जो पायरुविक अम्ल है, यदि हम बात करें अनाक्षी श्वसन की, तो अनाक्षी श्वसन में ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोशिका द्रव्य के अंदर अल्कोहल CO2 और ऊर्जा में कन्वर्ट होता है और इसके फलस्वरूप हमको 56 किलो कैलोरी क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। जबकि अनाक्षी श्वसन यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यहां पर ऑक्सी श्वसन आएगा, ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन के अंदर यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहां पर एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होगा। एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण फिर क्रेब्स चक्र संचालित होगा और उसके बाद CO2 जल और हमको कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी? यहाँ पर 686 किलो कैलोरी। यानी हमको देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि ऑक्सी श्वसन में ऊर्जा का मान ज्यादा प्राप्त हो रहा है, जबकि अनाक्षी श्वसन में हमें ऊर्जा का मान कम प्राप्त हो रहा है। अब सही, यानी अगर हम ऑक्सी श्वसन व अनाक्षी श्वसन में संबंध देखें तो ग्लूकोज के एक अणु का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी हो रहा है और अपूर्ण ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है। दोनों ही प्रोसेस में, चाहे ऑक्सी श्वसन हो चाहे अनाक्षी श्वसन हो, सबसे पहले प्रक्रिया कौन सी होगी? ग्लाइकोलिसिस। और ये ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया कहां पर संपन्न होगी? कोशिका द्रव्य में, जिसके फलस्वरूप क्या बनेगा? पायरुविक अम्ल। अब ये पायरुविक अम्ल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यानी अनाक्षी श्वसन में कोशिका द्रव्य के अंदर अल्कोहल और CO2 में कन्वर्ट होगा और साथ में क्या निकलेगी बच्चों? ऊर्जा। जबकि ये पायरुविक अम्ल ऑक्सीजन की उपस्थिति में अर्थात ऑक्सी श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहले एक लिंक रिएक्शन, इसको बोलते हैं बच्चों लिंक रिएक्शन,
लिंक रिएक्शन के द्वारा किसमें कन्वर्ट होगा, एसिटिल कोएंजाइम ए में, और उसके बाद एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होने के बाद क्रेब्स चक्र के द्वारा किसमें कन्वर्ट होगा, CO2 में, जल में और ऊर्जा में। यहां पर ऊर्जा प्राप्त होगी 686 किलो कैलोरी। ये अगर हमने पूरा संबंध समझ लिया तो ये पार्ट का सार है। यानी हमको इस पार्ट में ग्लाइकोलिसिस भी पढ़ना है, इस पार्ट में हमको लिंक रिएक्शन भी पढ़नी है, इस पार्ट के अंदर हमको क्रेब्स चक्र भी पढ़ना है, और इसके अलावा इस चैप्टर में हमको एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में भी अध्ययन करना है। ये अध्ययन पूरा होने के बाद ये हमारा श्वसन वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। वापिस सारा रिवाइज कर रहा हूं। श्वसन एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसके अंदर जटिल पदार्थ, जटिल कार्बनिक पदार्थ CO2, जल और ऊर्जा का निर्माण करते हैं। या तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटित होते हैं या ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटित होते हैं। दूसरी बात, ऑक्सीश्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। श्वसन कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, एक तो ऑक्सीश्वसन और दूसरा अनाक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और जिसके फलस्वरूप 686 किलो कैलोरी ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है। अनाक्सीश्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है जिसके फलस्वरूप 56 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है। चाहे ऑक्सीश्वसन हो चाहे अनाक्सीश्वसन हो, दोनों ही प्रक्रिया में ग्लाइकोलिसिस एक कॉमन प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। और इस पायरुविक अम्ल के द्वारा ऑक्सीश्वसन के अनाक्सीश्वसन के फलस्वरूप 56 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि ऑक्सीश्वसन के फलस्वरूप यहाँ पर 686 किलो कैलोरी हमको क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। ये सारा निष्कर्ष है इस पाठ का। यहाँ पर अपने को ग्लाइकोलिसिस पढ़ना पड़ेगा, फिर हमको लिंक रिएक्शन पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद बच्चों हमको यहाँ पर क्रेब्स चक्र पढ़ना